नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की खबर इस वक्त आप देख रहे हैं और रोज की तरह आइए शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो आज चर्चा में रही। इनमें से कई खबरें बेहद अफसोसजनक भी हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा हो गया। शेलू बाजार के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार पुणे से नागपुर की ओर जा रही थी, तभी चालक का कार पर से नियंत्रण छूट गया और वाहन तेज रफ्तार में हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और अन्य वाहन चालक तुरंत मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिवनी में ऑटो ने घर के बाहर खेल रहे 1.5 साल के एक बच्चे को कुचल दिया। वीडियो में दिख रहा है कि रोहन खेलते खेलते गली में आगे बढ़ता गया, तभी टर्निंग पर एक ऑटो आता है जो बच्चे को कुचलता हुआ निकल जाता है। ऑटो की टक्कर से बच्चा नीचे गिरता है। ऑटो का पिछला पहिया बच्चे के ऊपर से गुजर जाता है। घटना के तुरंत बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया और आरोपी ऑटो वाले की तलाश शुरू कर दी है। और अगली तस्वीर वाराणसी से। वहां 3 दिन पहले हुई छात्रा की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गोली लगने के बाद आरोपी पुलिस वालों के कंधे के सहारे चलने की कोशिश कर रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एमएससी में पढ़ने वाली छात्रा की गला रेत कर हत्या की गई थी। और बात कानपुर की। कानपुर से एक दिन दहला देने वाली खबर आज सामने आई है। बर्रा इलाके में एक परिवार कमरा बदलते समय 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। मृतक बच्ची के पिता और भाई भी इस हादसे में झुलसे हैं। बारिश के दौरान तार झूलकर बालकनी के पास आ गया था, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। मामले में अब आगे की जांच की जा रही है। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की। आईटीओ फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रक पलटा और एक किसान की पूरी मेहनत सड़कों पर बिखर गई। ट्रक में कद्दू भरा था जो सड़क पर फैल गया। किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, लिहाजा कद्दू को उठाने की जगह उसे जेसीबी मशीन से खींचकर सड़क के किनारे लगाया गया। ऑफिस जाने के वक्त हुए इस हादसे की वजह से कुछ देर में आईटीओ के आसपास लंबा जाम आज लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया गया, जिसके बाद जेसीबी को कद्दू हटाओ अभियान में लगाया गया। ये ट्रक दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से आ रहा था और अनियंत्रित होकर आईटीओ चौराहे पर पलट गया। और बात बिहार की करते हैं। बिहार में लगातार पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन गंभीर हो गया है। इस बीच सासाराम के बिक्रमगंज थाना के कई पुलिसकर्मियों की रील सामने आई। इंस्टाग्राम पर वर्दी, हथियार और बाइक के साथ भोजपुरी गानों पर पुलिसकर्मी रील बना रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। भोजपुरी गानों पर हथियारों के साथ थाने तक में रील्स बनाई गई है। सासाराम के एसपी का कहना है कि सभी के ऊपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। और बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। तस्वीरें जबलपुर की हैं। बारिश की वजह से हालात यहां पर बिगड़ गए। नदी नालों में पानी का सैलाब आ गया। हालत ऐसी है कि नदी के ऊपर बने पुल तक पानी भरने की वजह से नजर नहीं आए। पर्यट नदी के पुल पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पानी के बहाव में फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक देखते ही देखते नदी में बहते हुए पानी में समा गया। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर अपनी जान बचाई। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को। विस्तार से एक एक करके बड़ी खबरें और खबरों के पीछे की खबर भी आपको बता देते हैं। आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले जो खबरें आई हैं, उनकी वजह से विवाद ज्यादा तेजी से शुरू हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर होटलों और ढाबों में पहचान का अभियान शुरू कर दिया है। यानी ये संगठन अपने स्तर पर इस बात की खुद पड़ताल कर रहे हैं कि कांवड़ मार्ग में मौजूद ढाबों में काम करने वाले लोग हिंदू हैं या फिर मुसलमान। यानी जो काम
पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, वो कुछ संगठनों ने अपने हाथ में ले लिया है। आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? एनडीटीवी की टीम इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज मुजफ्फरनगर में पहुंची और वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सावन के समय आपने जो झंडे वगैरह रखे थे सर 8 दिन में जो सबसे पहले सब चीज बंद हो गया। एक ढाबे के बाहर किस बात को लेकर बहस हो रही है, आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। थोड़ी देर में आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं पंडित वैष्णव ढाबा, जिला मुजफ्फरनगर। एनडीटीवी की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची तो पहला पड़ाव था पंडित जी वैष्णव ढाबा, यानी वो ढाबा जो पिछले दिनों चर्चा में रहा। इस पूरे घटनाक्रम को समझते हुए आपको ये भी याद रखना है कि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले विवाद शुरू हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस पंडित जी वैष्णव ढाबा, जो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अपने आप को बताता है और यहाँ पर पूरी रेट लिस्ट उसकी लगी हुई है, उस भोजनालय पर स्वामी यशवीर महाराज, जो एक अपने आप को साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक अपना संगठन चलाते हैं। उस संगठन के लोगों ने स्वयंभू सोचा कि उनका काम है जाकर हर ढाबे पर चेक करना कि इस ढाबे पर हिंदू चला रहे हैं या मुसलमान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर आपको याद है, इस तरीके के उन्माद के लिए पहले भी इस तरीके की टेंशन जो है मुजफ्फरनगर में रही हैं। ऐसे में खुद को इस तरीके से लेकर आना, और एक वीडियो जब वायरल होता है कि उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, एक जो वेटर है उससे उसका नाम पूछते हैं, और जब उन्हें कुछ शक होता है तो उसको खींचते हुए अंदर ले जा रहे हैं, और बाद में वो लड़का बाहर आके बोलता है कि उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की गई उसका धर्म जानने के लिए। वो अपना नाम गोपाल बताता है शायद डर में, और उसके बाद पता चलता है कि वो गोपाल नहीं, वो एक मुस्लिम शख्स है। उसको लेकर ज़बरदस्त विवाद होता है, और विवाद के बाद कहा जाता है कि ये जो स्वयंभू इस तरह के रक्षा दल हैं, ये जगह जगह ढाबों पर जाकर खुद चेकिंग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको सुना देते हैं कि पंडित वैष्णव ढाबे में काम करने वाले जिस स्टाफ के साथ बदसलूकी हुई, खुद उसने हमें क्या बताया। क्या नाम आपका? तजम्मुल। तजम्मुल। उस समय गोपाल क्यों बताया था अपना नाम? उन्होंने रखो डर के मारो। डर के मारो। किसने कहा था आपको ये नाम रखने के लिए? उन्होंने रखवा था पंडित जी का। पंडित जी जो होटल पे काम करते थे? नहीं, शर्मा जी है। शर्मा जी, दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा, ठीक है। क्यों रखवाया था? उन्होंने होटल चलाने के लिए अपना। अच्छा, और क्या क्या करवाया था आपसे? मेरी पैर तारे गए थे वहाँ से। अच्छा, होटल पे जो हिंदू संगठन के लोग आए थे? तिलक डाले आए थे। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी हुई थी वहाँ पे? जी। तो आपका असली नाम तजम्मुल है? आप बता रहे थे आपको कलावा पहनवाएगा, हाथ कड़ा भी पहना? कड़ा जबरदस्त पहना उन्होंने, कड़ा। अच्छा, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही जिससे कि आपकी पहचान ना हो सके, इसलिए 3 महीने से नहीं पहना था मुझे। अच्छा, कड़ा, जिससे कि तुम्हारी पहचान ना हो सके, इसलिए उन्होंने पहना था। तो फिर आपके साथ वहाँ जो घटना हुई, क्या हुआ था उस समय आपके साथ? मुझे देखो पहले तो सचेत था होटल वालों को। हाँ, फिर मुझे ले गए अंदर तुम्हारी पैंट उतारने की कोशिश करी। ठीक है, फिर उस समय आप रोने लगे थे वहाँ? जी। क्यों डर लग रहा था उस समय? जब मुझे देखो मार रहे थे। हाँ, तो रोने लगे थे तुम? रोने लगा था। तो अब तुम्हारा नाम असली तजम्मुल है? जी। होटल के द्वारा, होटल वालों के द्वारा आपको कहा गया था कि अपना नाम गोपाल रखना है? गोपाल नाम रखना। इस ढाबे पर मैं पहले आपको बता देता हूं, जिस वक्त ये घटना हुई 6 लोग काम कर रहे थे, जिसमें 2 महिलाएं थी जो रोटी बनाने का, खाना बनाने का काम करती हैं, वो दोनों हिंदू महिलाएं हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति था धर्मवीर, जिन्होंने कंप्लेंट भी करी है, वो भी हिंदू है। यहाँ पर उसके साथ एक और व्यक्ति था जो चौकीदार है, वो भी हिंदू है। जो यहाँ के मैनेजर थे और एक और वेटर जो है वो मुसलमान थे। क्योंकि इस बात का डर था कि ये लोग इस तरीके से आके उन्माद फैलाएंगे, तो उसने मालिक के कहने पर अपना नाम वेटर ने गोपाल बताया, जो बाद में ताजमुल निकल के आया। इस विवाद के बाद मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णव ढाबे का धंधा बंद है, लेकिन ढाबे में काम करने वालों की पहचान करने का काम तेजी से जारी है। हम मुजफ्फरनगर के ऐसे ही एक और ढाबे पर पहुंचे जिसका नाम दीपमाला ढाबा है। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो खुद को जिम्मेदार नागरिक बताते हुए पहचान के अभियान पर निकले हैं।
ढाबे के अंदर आए कुछ लोग ढाबे के मालिक को लेकर सड़क के किनारे पहुंचे। पीछे पीछे एनडीटीवी का कैमरा भी पहुंचा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सावन के समय आपने जो अंडे वगैरह रखे हैं, सर 8 दिन में जो सबसे पहले ये सब चीज बंद हो बस ढाबे की पड़ताल के लिए पहुंचे लोगों से हमने पूछा कि आप ढाबे के मालिक से ये सारा कुछ क्यों जानना चाहते हैं। चेक करना आए थे कि जहाँ जहाँ होटल है, योगी महाराज जी का आदेश है कि होटलों पे उनके मालिकों के नाम होने चाहिए, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनके नाम होने चाहिए, उसकी उनकी लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ भोले भक्त आएंगे तो उसमें ऐसा ना हो किसी का नाम कुछ हो, अब इनका अच्छा लगा, इनका नाम मोहम्मदन है, इन्होंने अपना नाम मोहम्मदन ही बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम हिंदू बता देते हैं और बाद में पता लगता मोहम्मदन है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सर अल्ताफ नाम। दीपमाला ढाबे के मालिक का नाम अल्ताफ है। खुद को शिवसेना मंडल अध्यक्ष बताने वाले के सारे सवालों का जवाब अल्ताफ ने दे दिया। लेकिन हमारा सवाल ये था कि ये जांच पड़ताल क्यों की जा रही है। आप नहीं खाना खाने आए ना, तो आप जगह जगह जाके क्यों पूछ रहे हो लोगों से? मैं बताता हूँ, हमारे हर वर्ष पवित्र सावन महीना आता है और देश के कोने कोने से पवित्र गंगा जल लेकर कावड़ी हमारे मुजफ्फरनगर से होते हुए निकलते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप यकीन मानना, क्योंकि कावड़िया जो पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता भंग ना होगी। दीपमाला ढाबे पर कुछ लोग आए, नाम पूछा, हिदायत दी और चले गए। लेकिन नाम में क्या रखा है आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? अजय। अजय नाम है आपका। आपका क्या नाम है? विक्रांत कुमार। विक्रांत है। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। हाँ जी, रोहित कुमार। रोहित। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। हाँ? सूरज कुमार। सूरज कुमार। और आपका क्या नाम है भैया? फरमान फरमान जी। आपका क्या नाम है भैया? आप भी बताइए जरा। मेरा नाम उवैस है भैया। उमेश है। उवैस उमेश फरमान और बाकी आप लोग सब लोग ढाबे पे मिलके यहीं पर काम करते हैं। कभी कोई दिक्कत हुई है आपस में कि भाई तुम हिंदू मुसलमान क्या सफाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो सब भाई की तरह रहे हैं यहाँ पे, जैसे भाई भाई रहे हैं ना, सब ऐसे रहते हैं। यहाँ पर किसी को अपना नाम वाम बदलना नहीं पड़ता? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई ऐसी चोरी वाली बात ही नहीं। पूछा उन्होंने तुम्हारा क्या नाम है, मैंने तो बताया मेरा नाम अल्ताफ है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। यहाँ आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर यूपी सरकार का निर्देश क्या है। सरकार का ये कहना है कि हर दुकान पर संचालक का नाम नेम प्लेट जरूर लिखना होगा, लेकिन कहीं नहीं कहा गया कि होटल या ढाबे में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का नाम डिस्प्ले किया जाए। कांवड़ यात्रा से पहले पहचान अभियान चला रहे स्वामी यशवीर महाराज से हमारी मुलाकात मुजफ्फरनगर में हो गई और मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने उनसे पूछा कि आप कांवड़ मार्ग पर पहचान का अभियान क्यों चला रहे हैं। किसने आपको अधिकार दिया कि आप जाके करें? आपको यहाँ मुजफ्फरनगर में या यहाँ पे उत्तराखंड में हरिद्वार में क्या सरकार ने आपको कहा या प्रशासन ने आपको कहा कि आप जाके शुद्धता चेक कीजिए? देखिए, जानकारी लेना खान पान के संबंध में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है और आधार कार्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे किसी की भी पहचान हो जाए। पर वो आपको बाध्य नहीं है ना पहचान कराने के लिए, क्योंकि आप ना तो कानूनी तौर पर कोई संस्था है जिसको कानून ने कहा हो कि आप जाके करें, तो फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप जैसे इस तरह से जाएं और लोगों से पूछना शुरू कर दें? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी का कर्तव्य समाज के अंदर जब भी बुराई होती हो उस बुराई के खिलाफ आवाज उठाना सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। यदि आवाज उठाना सबका अधिकार है। आवाज उठाना और लोगों के कपड़े उतरवाना, उनकी पैंट उतरवा के चेक करना, ये सन्यासी का काम होता है? देखिए, हम लोग सन्यासी हैं। हम अगर कोई किसी को नंगा कर दे और हम वहाँ से गुजर रहे हों तो किए हुए नंगे मनुष्य के ऊपर हम अपनी चादर डाल देंगे एकदम। सन्यासी का धर्म नहीं होता और ये झूठा आरोप लगाया गया और हम पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन आरोप लगाया कि ये झूठा आरोप है, न किसी की पिटाई हुई और न किसी की पैंट उतारी गई। और जो अपने को गोपाल कह रहा है, ये गोपाल नहीं है, ये मुस्लिम है और अब उसकी पहचान हो चुकी है। उस पर कानूनी कार्रवाई करे, पुलिस करे, वो पुलिस का काम है। पर ये तो वीडियो में भी दिखाया ना कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसके बाद आप ही के साथ के लोग थे ना जिनको 6 लोगों को नोटिस मिला है कि लोगों की उसकी पैंट क्यों उतरवाई गई ढाबे पे। देखिए, हम लोग सभी हिंदुओं के ढाबों पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा ध्वज बांटते हुए जा रहे थे। तो जब वहां पर पंडित वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है तो हमने तो यही सोचा ये हमारे ही सनातन धर्म का है, चलो इनको भी दे दे। लेकिन वहाँ
पंडित वैष्णो ढाबा तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो संचालक और कर्मचारी हैं वहाँ सनातन धर्म के लोग नहीं थे, तो फिर हम थोड़ा ही वहाँ देते। फिर हमने उन्हें एक चेक किया, भाई एक काम कर, इसको जो तैने पंडित ढाबा लिखा है इसको हटा दे, 24 घंटे का समय है, इस पर या तो अपना नाम लिख। तो सुना आपने, अपने आप ही कानून अपने हाथ में लेकर यशवीर महाराज अपने लेवल पर ही छानबीन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की थ्योरी को हम लोग मानते हैं। इसके बावजूद भी कानून को अपने हाथ में लेने से ये लोग नहीं डर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 2027 की चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ गई, विधानसभा चुनाव को लेकर, इसीलिए ध्रुवीकरण का काम चल रहा है। और दोनों ही धड़े ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने में जैसा अपना अपना फायदा सोचते हैं। इसी बारे में हमने अब से कुछ देर पहले सी वोटर के फाउंडर डायरेक्टर यशवंत देशमुख से बातचीत की है, और जिसमें मैंने उनसे यही पूछा बातचीत में कि इस घटना के बाद जो कि मुजफ्फरनगर में हुआ, क्या फिर से पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ध्रुवीकरण फेस तरीके से आता रहा है, जाता रहा है, और जब जब वो ध्रुवीकरण कम हुआ है वहां पे जाट और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण बनाने की कोशिश हुई है उस चीज में। उसका एक बहुत बड़ा एंगल आरएलडी अजीत सिंह जी और अब उनके बेटे जयंत उनके साथ में रहा है। तो जब तक जाट मतदाताओं का घनीभूत एक नेतृत्व एक तरफ रहेगा, वो पोलराइजेशन की परंपरा जारी रहेगी। जब तक कि जयंत एनडीए को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ में वापस नहीं जाते या तीसरा कुछ अपना हिस्सा नहीं रखते, तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति आपको एक तरह से जो पहले जाटों के पोलराइजेशन पे खींची थी, फिर उसके बाद में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पे गई, अभी भी वो पोलराइजेशन की राजनीति कायम है। लेकिन केवल और केवल कांवड़ यात्रा से ऐसा होगा ये संभावना नहीं है। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, जितनी मुझे समझ में आती है बात, कि कांवड़ यात्रा या तमाम बाकी छोटे छोटे मुद्दे, कथावाचक का जैसे मसला हुआ, ये उस बढ़ते हुए पोलराइजेशन में एक अपनी भूमिका जरूर निभा सकते हैं, लेकिन ये कोर कंपोनेंट नहीं है या उसके मूल तत्व या मूल कारक नहीं है। वो पोलराइजेशन ऑलरेडी है और अलग अलग कारणों से दोनों ही पार्टियां उस पोलराइजेशन को और गहराई करने की कोशिश करती रही है। उसमें कोई कमी करने की उनको जरूरत नहीं हुई है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से हाशिए में गई है, उससे हो सकता है समाजवादी पार्टी को एक अलग तरीके से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि अब मुस्लिम वोटर कहीं नहीं जाने वाला है, तो मुस्लिम वोटर चूंकि कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास में रहेगा, इसलिए मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की हमको दरकार नहीं। अगर ये बात समाजवादी पार्टी को समझ में आई और उस तरीके से राजनीति करे, तो शायद वो एक अलग तरीके की राजनीति आपको विधानसभा चुनाव में दिखाई दे। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, मुजफ्फरनगर उसका एक ज़िला है, गाज़ियाबाद वगैरह उसमें आते हैं। यहाँ पर हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति बीते 15-20 सालों में काफ़ी तेज़ हुई है, और कुछ लोग तो वो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में, उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका बताते हैं। और वो दंगा सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का उदाहरण भर नहीं था, इस दंगे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने पर गहरा घाव छोड़ा था, जिसके दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक असर अब तक देखे गए हैं। वैसे तो मुजफ्फरनगर को किसानों की राजनीति की उर्वर जमीन कहा जाता है, लेकिन इसकी एक पहचान साल 2013 के दंगों से भी जुड़ी हुई है, और इस पहचान का ये रंग आसानी से धुंधला नहीं पड़ने वाला। 27 अगस्त 2013 को जो दंगा शुरू हुआ वो करीब 3 हफ्ते तक चला। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे 17 महीने ही हुए थे। 2017 में अखिलेश की वापसी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, मीरापुर और पुरकाजी, इन सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। योगी जब भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हैं, वो दंगों का जिक्र भी करते हैं। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का
उन निर्दोष जाति युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ, एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान और उसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी जांच के दायरे में आई। तब की समाजवादी पार्टी की सरकार पर दंगों को रोकने में ढिलाई बरतने का आरोप लगा। पीड़ितों को पर्याप्त राहत न देने के भी आरोप लगाए गए और इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता के तौर पर देखा गया। 12 साल पुराने दंगों को भूल जाएं तो मुजफ्फरनगर समेत पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने सामाजिक ताने बाने के लिए मशहूर है। जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच का सह अस्तित्व यहाँ की पहचान है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर जिला मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों का भी गढ़ रहा है। लेकिन 2013 के दंगों ने अविश्वास और विभाजन के बीज बोए। जब तब इस बीज को खाद पानी देने की कोशिशें भी दिखती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जो चुनावी नतीजे सामने आए, उसे चुनावी पंडितों ने वोटों का ध्रुवीकरण कहा था। बीजेपी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी यूपी की ये सभी 9 लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास ही गईं और ये तब हुआ जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में थे, यानी गठबंधन बनाया, तब भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। इसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। पश्चिमी यूपी में कुल 45 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 38 पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत जाती है। यानी हमेशा से फायदा रहा भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में हुए ध्रुवीकरण से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लगे हुए राज, यूपी से लगे हुए राज बिहार की। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बीजेपी विरोधी पार्टियों का कहना होता है कि वो जहां जाते हैं विपक्ष का वोट काटते हैं और बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन अब की बार ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव से मिलकर चुनाव लड़ने की अपनी तरफ से पहल कर दी है, ताकि ये इल्जाम उन पर कभी न लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को हराने का काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तो पहल कर दी, असदुद्दीन ओवैसी ने, अब तेजस्वी यादव कन्नी काटने लगे हैं। आखिर मुस्लिम वोटों के बंदरबाट की कीमत पर भी तेजस्वी क्यों ओवैसी से छिटक रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सवाल 18% मुस्लिम वोटों का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सवाल यह है कि मुसलमानों के मन में क्या है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के मन में क्या है और मुस्लिम वोट के दावेदार कितने हैं। अगर विपक्ष में देखें तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा दावेदार दिखती है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस की भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी है। तो वहीं ओवैसी एक बार फिर बिहार चुनाव में अहम किरदार हो सकते हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी तो एक गठबंधन की नाव पर सवार हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अपनी नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का नाम बाकायदा चिट्ठी तक लिखी कि गठबंधन में आने को वो तैयार हैं। Tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. ओवैसी ने पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार में बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा था। उससे एक तरफ ओवैसी को
सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली तो दूसरी तरफ आरजेडी को झटका लगा। 2015 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा था। इसका फायदा महागठबंधन को हुआ जब लालू और नीतीश की जोड़ी ने चुनाव जीत लिया। 2020 में AIMIM ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। तब ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें ज्यादातर सीमांचल से थे। इनमें से AIMIM ने 5 सीटें जीती भी थी। हालांकि उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। अब सिर्फ ओवैसी के पास एक ही विधायक अख्तरुल ईमान रह गए हैं, जो आरजेडी से गठबंधन के पक्ष में थे। नहीं, तीसरा मोर्चा का मामला ये है कि मैं एक बात कहता हूं कि कोई मुसाफिर है और जिनके इरादे में मजबूती है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तो वो तो सवारी तलाश करेगा। अगर आगे की गाड़ी छूट गई तो पीछे की गाड़ी पकड़ेगा। लेकिन है तो जाहिर है कि अगर इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो हम लोग जाहिर है कि थर्ड फ्रंट बढ़ाना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तेजस्वी ने ओवैसी की पार्टी के सभी विधायकों को भले ही अपनी पार्टी में मिला लिया था, लेकिन उनको भी पता चल गया कि ओवैसी मुस्लिम वोट के मामले में एक ताकत तो है। फिर भी तेजस्वी उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं दिखते। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमने उस नफरत की राजनीति के खिलाफ एक व्यापक लकीर दी है। बेहतर यह होगा कि अगर आप चुनाव से अपने को विलग कर लें और सैद्धांतिक रूप से साथ देते हुए आप भी दुआ करें कि नफरत की राजनीति का खात्मा बिहार में होती। ये आपका एक कंट्रीब्यूशन। लालू यादव के जमाने में एक वक्त ऐसा भी था कि मुस्लिम वोट खुलकर आरजेडी को मिलता था। बाद में नीतीश कुमार ने पसमंदा मुसलमानों की बेहतरी के नाम पर उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी। लेकिन बीजेपी के साथ उनके दोबारा करीब आने के बाद फिर से लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटों के इकलौते दावेदार हो सकते थे, लेकिन बीच में ओवैसी आ गए। अब 2025 में ओवैसी से हाथ अगर तेजस्वी नहीं मिला रहे हैं तो यही माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के खराब प्रदर्शन से उनके घटते जनाधार का पता चल रहा है। फिर ओवैसी की पार्टी की छवि वोट काटने वाले दल की बनती चली गई है। अगर एक तेजस्वी ने ओवैसी से हाथ मिलाया तो ओवैसी आगे और सीटों के लिए दबाव बना सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी को लगता है कि वक्फ पर उनका सख्त तेवर और वक्फ कानून हटाने का उनका वादा मुस्लिम वोटों को उनके पक्ष में लामबंद रखेगा। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। हालांकि तेजस्वी समेत समूचे विपक्ष के लिए 2 पार्टियां इस बार सिरदर्द साबित हो सकती हैं। ओवैसी तो है ही, केजरीवाल की पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने उसका खेल बिगाड़ा था, वो शायद बिहार में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाहती हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लड़ लें केजरीवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की बी टीमें है दिल्ली में, बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए दिल्ली में, बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा फर्क तो पड़ेगा। फर्क उस समीकरण का पड़ेगा जिसमें जिस गठबंधन को ज्यादा वोट मिलेगा उसके लिए सत्ता का दरवाजा खुलता जाएगा। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बिहार के चुनावों में मुस्लिम फैक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरजेडी और ओवैसी की पार्टी में सीधे तौर पर बंदरबाट होने का खतरा है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से, जो कि अपने सर्वेस के लिए देश भर में जाते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। शुक्रिया यशवंत इस बातचीत के लिए। पहला सवाल तो यही, असदुद्दीन ओवैसी लगातार तीसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पहुंच रहे हैं,
कैसे देखते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को? मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लाइन ली है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या इसका असर बिहार के परिणामों पर पड़ेगा? देखिए, जितने ट्रैकर्स चल रहे हैं हमारे पास में या ओवैसी एज ए फैक्टर को जितना हम एनालाइज कर पा रहे हैं, हमको इतना समझ में आया है कि असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ महीनों में खासतौर पे ये भारत भर में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इस बार जो उनका फैक्टर बढ़ा है वो केवल मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ा है, वो दरअसल पाकिस्तान के मसले पे दुनिया भर में और उनके जो बयान रहे हैं उसके कारण, उन बयानों के कारण उनका एक कद अलग तरीके से भारतीय राजनीति में बढ़ा है। अब बिहार के मद्देनजर जहां पर वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा हिस्सा रहा है, जिसके बीच में मिथिलांचल में खासतौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, कुछ लोग उनके छोड़ के चले भी गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो मामला एक वन इलेक्शन का था, वो समाप्त हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि इतना आसान नहीं है। ओवैसी एज ए फैक्टर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और इन विधानसभा चुनाव में भी आप चाहे लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जिलों में या लिमिटेड इलाकों में ही उसको आप देखेंगे खेल में एट प्ले, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसके बढ़ने की ही संभावना रहेगी। तो असदुद्दीन ओवैसी की समस्या दूसरी है। उनकी जो नई ख्याति उन्होंने जो अर्जित की है, दरअसल वो नॉन मुस्लिम वर्ग में अर्जित की है, और उनके सामने एक ये राजनीतिक दांव लगाने की उनकी बात है कि क्या वो अपनी पुरानी राजनीति को कंटिन्यू रखें जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, या वो इस नई जो उनको प्रसिद्धि मिली है उसके चक्कर में वो अपने आप को व्यापक थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने की कोशिश करें अपनी पार्टी की। ये उनके सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न की तरह रहेगा। लेकिन बिहार चुनाव में मैं उनके फैक्टर को बढ़ता ही हुआ देख रहा हूं, कम होता हुआ नहीं देख रहा। अब याद होगा आपको पिछली बार यशवंत की 5 सीटें एमआईएम ने जीत ली थी, 4 पर उसके कैंडिडेट नंबर 2 पे रहे। ये दीगर बात है कि बाद में 5 में से 4 लोग जाके आरजेडी में शामिल हो गए थे, आज वो आरजेडी के साथ हैं। अब एमआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है, आरजेडी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देती उनको अपने साथ लेने के लिए। ऐसे में बिहार का जो मुस्लिम वोटर है, खासकर सीमांचल इलाके का जहां पर जगह बनाई थी एमआईएम ने, वो कहां जाएगा? आप क्या देखते हैं? देखिए, आरजेडी का बहुत साफ मानना है कि यादव और मुसलमान ये उनके कैप्टिव वोट बैंक है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की सेंध नहीं लगा सकता। ये उनका सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन उस कैप्टिव वोट बैंक में भी पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के कारण उनके अंदर नाराजगी रही। उसी के कारण उसके रिएक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों को लाभ मिला, उनको लाभ मिला, क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड भारत का कोई भी मतदाता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहता। तो एक तरफ आरजेडी का ये सोचना, तेजस्वी यादव का ये सोचना कि वो मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व बिहार में करते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि उनको छोड़ करके कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकता, ये भी उतना सही बात नहीं है। उनको अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मिलेगा और अच्छा मिलेगा, तो कई सीटों पर उनके साथ में दिक्कत होगी, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार अगर वो होंगे तो उसका उन्हें नुकसान होगा। जी, चलिए यशवंत, इस बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, इसी खबर के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में डार्क हॉर्स की तरह निकले थे, वहां उन्होंने 5 सीटें जीत ली थी। तो एक नजर आप सीमांचल के मुस्लिम समीकरण पर अब डाल लीजिए। सीमांचल के 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटों का दबदबा है। यहां मुस्लिम आबादी की करीब 46% है। इनमें से किशनगंज में तो 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44% मुसलमान हैं, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। उस इलाके को आरजेडी के लिए मुफीद माना जाता है, लेकिन वहां ओवैसी लालू यादव की पार्टी के लिए हानिकारक बन जाते हैं। 2015 में महागठबंधन ने सीमांचल में जीती 17 सीटें, 2020 में ओवैसी के लड़ने से सिर्फ 7 सीटें ही वहां पर महागठबंधन जीत पाया। 2020 में एआईएमआईएम ने जीती थी 5 सीटें, और वो सभी सीटें उससे पहले महागठबंधन यानी आरजेडी के पास हुआ करती थी। यानी ओवैसी कितना बड़ा डेंट डाल सकते हैं आरजेडी के लिए, वो इन आंकड़ों से समझ में आता है।
एक तरफ ओवैसी से तेजस्वी ने दूरी बना ली तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शरणागत होते नजर आ रहे हैं। चिराग ने साफ कर दिया है कि एनडीए अगर जीती तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। वहीं चिराग ने यह भी साफ कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं लेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान क्या शगुफा भर था। जिस तरह चिराग पासवान अपनी पार्टी को विधानसभा चुनावों में रोशन करने के लिए जोश का चिराग लिए घूम रहे थे, उससे तो यही लगता था कि उनकी भी एक नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन इस बीच दो बातें हुई। चिराग पासवान ने एनडीटीवी को खास इंटरव्यू में माना कि बिहार में एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, और चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि वो उप मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। शुक्रवार को चिराग पासवान ने साफ किया कि उनकी पार्टी फिर से एनडीए के सत्ता में आने की स्थिति में सरकार में खास भागीदारी तो निभाएगी, लेकिन वो खुद नहीं होंगे। देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं जरूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। पर अगर हाइपोथेटिकली भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूं कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है, अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की बनी। कुछ समय पहले मामला तब गरमाया था जब चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। क्या वो ऐलान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था? क्या वाकई चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके एनडीए पर ज्यादा सीटें हासिल करने का दबाव बना रहे थे? या चिराग पासवान अपनी सियासी जमीन को टटोल रहे थे कि वो कितनी भुरभुरी या फिर कितनी मजबूत जमीन है? दरअसल जब चिराग पासवान से कुछ समय पहले नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तो नीतीश ने पूछ लिया था कि अरे आप तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, फिर विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? उसके कुछ दिनों बाद एनडीटीवी पर ही चिराग ने ऐलान कर दिया कि फिर से एक बार नीतीश कुमार। तो एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन के भीतर का ये चर्चा है और इसको लेकर ये फैसला हो चुका है। ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के खिलाफ कई बार हमलावर तेवर दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश के खिलाफ ही चिराग लड़ गए थे, जिसके कारण जेडीयू को काफी सीटों का नुकसान हुआ। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से लेकर दूसरे बुनियादी सवालों पर नीतीश सरकार पर हमला वो बोलते रहते हैं। लेकिन अब नीतीश को लेकर उनके नरम पड़े तेवरों को राजनीतिक पार्टियां अपने वोट गणित के चश्मे से देख रही हैं। फिलहाल चिराग पासवान की नरमी से नीतीश कुमार ने जरूर राहत की सांस ली होगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो चिराग किसका घर रोशन करेंगे या किसके घर में चिराग से आग लगेगी, ये तो चुनाव परिणामों से बाद में पता चलेगा। लेकिन इस बीच में आपको ये जरूर जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिरकार बिहार का मुसलमान किस तरफ वोट कर रहा है। हमने भी सोचा कि दो चुनाव के जो हाल ही में हुए हैं उनके आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि बिहार का मुसलमान किधर वोट करता है। तो पहले बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनावों की। उस वक्त महागठबंधन को 76% जो मुसलमानों के वोट थे वो 76% मिले थे। एनडीए के पास मात्र 5% गए थे। तब पासवान अलग लड़े थे चिराग, तो एलजेपी के पास 2% वोट गए थे और जीडीएसएफ जो कि असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस था उनको 11% मुस्लिमों के वोट मिले थे। अन्य के खाते में 6% थे। अब अगर यही को 2024 यानी पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें देख लें कि मुसलमानों ने कहां वोट किया, तो महागठबंधन यानी कि आरजेडी के अलायंस के पास 87% वोट गए मुसलमानों के, एनडीए के पास मात्र 12% और अन्य के खाते में 1%।
यानी हमेशा से ये देखा गया बिहार में पिछले 2 चुनावों में कि मुसलमान जो हैं लगभग एक साथ लामबंद होकर आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस के पीछे दिखाई दिए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलता हूँ। ये खबर भी बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है और ये इसलिए दिलचस्प हो जाती है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसी बहुत सी चीजें घट रही हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। बिहार में एक तरफ एनडीए जीत की हुंकार भर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को चुनाव आयोग की एक पहल से डर लग रहा है। अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को जहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पाक साफ बनाने का प्रयास कह रहा है, वहीं वोटरों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से एनडीए के 2 समर्थक दलों ने भी अब एक तरीके से कन्नी काटी है। इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये वो दल हैं जिसमें से एक जेडीयू है जो कि सरकार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चला रही है, जिसके अपने मुख्यमंत्री यानी SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उससे जेडीयू भी अब खुश नहीं दिखाई देती और एक और घटक साथी भी। आप ये रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाएंगे। जिस तरह से हारून शाह का फोटो सटेगा, आपका जलीसा का तो यहाँ सटेगा, आपका दोनों लड़का है। ये मोहम्मद अनवारुल हक हैं, कटिहार के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। घर घर जाकर लोगों से मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म भरवा रहे हैं। हम है उसका डॉक्यूमेंट हम हुए ना, उसका पता ना हम। तो उसको साइन भी कराना है ना, पीछे में साइन भी कराना है, ये फॉर्म भी भरना। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो हम आपको भर देंगे। दरअसल बिहार में 1 जुलाई से मतदाताओं की गिनती का काम चल रहा है। ब्लॉक लेवल अफसर घर घर जाकर लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल के शहर कटिहार में अल्पसंख्यक बहुल मोहल्ले में इसको लेकर कई भ्रम की स्थिति भी है। लोगों को लगता है कि ये प्रक्रिया NRC से जुड़ी है। ये NRC एक्चुअल है नहीं, NRC तो किन्हीं भी रूप में नहीं है। पूरे भारत में 2004 बिहार को छोड़कर, यानी बिहार में 2003 में हुआ था इस तरह का इंटेंसिव रिव्यू इलेक्टोरल रोल्स का, कुछ स्टेट में 2004 में हुआ था, अपने बिहार में लेकिन 2003 के बाद आज ठीक 22 साल के बाद हो रहा है। ये तो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, बाहर रह रहे हैं, दिल्ली शिफ्ट हो गए, ASD हो गए, कोई डेथ हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो उन लोगों का नाम हटना जरूरी है। अच्छा, आपकी बात ये भी, और ये आयशा अशरफ। जितनी चुनौती BLO के सामने है उतनी ही असमंजस आम लोगों में भी है। हालांकि कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं। ये मतदाता रिव्यू के लिए हमको जानकारी दी गई है और ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है मुझे, और इसमें जो है इनको भर करके और सबमिट करना है। और जैसा कि मुझे लगता है कि ये सही है एक तरह से, कि मतलब बीच में होते रहना चाहिए। और जिन लोगों का नाम इसमें है मतदाता सूची में, तो वो इसके द्वारा क्लियर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ 18 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। साथ ही कांग्रेस कहती है कि ऐसा क्यों कि भारत में रह रहे लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया, और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी उनकी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है। और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। पहली बार बीजेपी के किसी सहयोगी दल ने भी इस प्रक्रिया पर अब सवाल उठा दिया है। थोड़ी चिंता का विषय जरूर है आम लोगों के लिए। खासकर मैं गांव में गया था और वहाँ लोगों के मन की जो चिंता है, वह चिंता यह है कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं।
अब उनको अगर सत्यापन के लिए कहा जाएगा तो इतना कम समय में लोग कैसे कर पाएंगे। दूसरा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, न तो उनके पास मैट्रिक, कभी स्कूल ही नहीं गए तो मैट्रिक पास होने का कोई सवाल ही नहीं है, न बाकी कोई जन्म तिथि के लिए, निवास के लिए कोई कागज़ है। समय अगर रहता तो निवास का प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता था, तो समय भी कम है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ विलम्ब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, यह बात सही है। लोगों के मन की जो आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालते हुए फिर आगे काम करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एनडीए के साथ हैं और वही इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर थोड़े असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पाक साफ बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं ये जाहिर है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए सभी दस्तावेजों को सामने रखना मुश्किल होगा। साथ ही कुछ ही दिनों में सभी लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए, बीएलओ के लिए भी ये चुनौती भरा काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच पटना में कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक आज बुलाई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ रणनीति साझा की और जहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे। इन सैनिटरी पैड के पैकेट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए आप। ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए। राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पर है। संदेश साफ है, कांग्रेस बिहार में महिला वोटरों को साधने की तैयारी में है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की रणनीति तैयार है। कांग्रेस ने अपने नए अभियान के तहत 5 लाख सैनिटरी पैड बांटने की घोषणा की है, जिसे माई बहन मान योजना के तहत प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपए महीना देने का भी वादा किया है। ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे। लेकिन चुनाव हो और विवाद ना हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या? विवाद तब शुरू हुआ जब इन पैकेट्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी दिखी। एनडीए ने इसे नीच राजनीति करार दिया। आप चुनावी वर्ष आया है तो बेटियां, महिलाएं सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है। आप प्रतीक के रूप में अपना चेहरा उस पर लगाते हैं। राजनीति में वैचारिक दरिद्रता जिसको कहते हैं, परिस्थिति की समझ न होना, यह स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का राजद जैसी पार्टी के साथ जो सहयोगी पार्टी है आपकी, जो राजनीति के लंपटई के लिए जाने जाते हैं, उस संगति का असर दिखाई पड़ा। जहां एक तरफ 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने आधी आबादी यानी महिला वोटरों के लिए कई ऐसे कदम उठाए, जिसके बाद उन्हें हर चुनाव में उसका फायदा मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कांग्रेस के इस कदम को प्रचार की एक रणनीति बताया। आज भी हम लोग संकोच करते हैं कुछ चीज़ों पर, महिलाएं संकोच करती हैं। ऐसे में आपकी सोच का मैं समर्थन करता हूं। अच्छी बात है कि भाई आप सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। मैं तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे ही वो देखने से अटपटा लग रहा है। जिसने भी वो तस्वीर देखी होगी, हर किसी को वो परेशान कर रही है, असहज कर रही है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कौन कांग्रेस को बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, पर इस तरीके का प्रचार कतई शोभा नहीं देता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी आरजेडी क्या कांग्रेस के इस कदम से असहज महसूस कर रही है? क्योंकि इस मुद्दे पर आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी माई बहन मान योजना जो श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है, अगर तेजस्वी जी की सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है
तो बिहार में 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों को दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उस योजना के तहत अपना क्या कार्यक्रम चलाती है कि इस योजना के तहत अपने नेता श्री राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाती है अगर सैनिटरी पैड बांटने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बताएंगे कि क्या संदर्भ है उनका। तो इसमें है किसी को भी विरोधियों को सवाल उठाने का नैतिक बल नहीं है। चुनावी मौसम में महिला वोटरों को साधना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा है और 2020 में भी साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाओं ने एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सैनिटरी पैड स्कीम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये योजनाएं बिहार की आधी आबादी का दिल जीत पाएंगी या फिर ये सियासी वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार चुनाव के तमाम पहलुओं को आपने बहुत इत्मीनान से देखा। अब फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत लौट कर आते हैं।